टिकटॉक के भीतर में भारत सरकार ने बकायदा एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और इस प्लेटफॉर्म के फॉलोअर्स हैं 1 मिलियन, जी 10 लाख, और 7.5 मिलियन लाइक किए हुए हैं। सिर्फ इतना ही सच नहीं है, माई गवर्नमेंट इंडिया इसका इतना भर सच नहीं है। बकायदा भारत चीन सीमा पर जो 20 सैनिक शहीद हुए, उन सैनिकों को जो श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट से कम का एक वीडियो बनाकर भी भारत सरकार की तरफ से इसी टिकटॉक में डाला गया है। यानी जो श्रद्धांजलि दी जा रही है वह भी चीन के ऐप में ही बकायदा भारत सरकार दे रही है। यानी जो श्रद्धांजलि दी जा रही है वह भी चीन के ऐप में ही बकायदा भारत सरकार दे रही है। दोस्तों, आज बातचीत शुरू की जाए उससे पहले एक सच से आप वाकिफ हो जाइए और यह सच खुद ही देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग किन परिस्थितियों के बीच खड़े हुए हैं। उसकी एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दिखाते हैं कि यह एक स्थिति है। ये देखिए, ये चल रहा है जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है भारत सरकार की तरफ से बकायदा टिकटॉक के ऐप में। अब यहां से यह बात शुरू होती है कि जब आप इसे देखते हैं तो आप क्या महसूस करते होंगे। आपके जहन में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या यह सब कुछ जो दिखाया जाता है, यह भावनाओं को जानबूझ के उभारा जाता है, या सरकार के पास कोई विजन नहीं है। विजन का मतलब यह है कि आप जिन बातों का जिक्र करते हैं जनता उससे प्रभावित हो जाती है, लेकिन जनता को प्रभावित करने की दिशा से आगे बढ़ते हुए आप कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं। 1962 का युद्ध हुआ था, तकरीबन 58 साल हो गए। इस 58 साल के भीतर में उस दौर की पीढ़ी के भीतर आज भी चीन को लेकर गुस्सा है। 1971 का जब युद्ध हुआ था, ऐसे में बड़े सारे भारतीय सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद हैं। उनको वापस लाने का कोई प्रयास, किस रूप में प्रयास किया गया, नहीं किया गया, इसको लेके उन सेनानियों के परिजनों से जब आप मिलते हैं जिनकी उम्र अब हो चली है, वह भी बेहद गुस्से में नजर आते हैं। करगिल युद्ध के समय जब सीमा से शव आ रहे थे, उस दौर में तो हम लोग रिपोर्टिंग किया करते थे और देखते थे कि हरियाणा के कई गांवों में लगातार जाना पड़ता था, मध्य प्रदेश के कई गांवों में गए और वहां पर गुस्सा था पाकिस्तान को लेकर। लेकिन सवाल है, इन सब के बीच भी क्या वाकई हम रास्ता अपना निकाल पाए जहां पर भारत एक ताकत के साथ अपने देशवासियों के साथ खड़ा होता नजर आए, या फिर हर सत्ता ने उस दौर में लोगों की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ किया है। क्योंकि जब हम इस ऐप को देखते हैं, उस ऐप के साथ झटके में नजर हमारी जाती है मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे टेलीविजन मीडिया हो। उसमें खबर आई कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक लंबी फहरिस्त दी है कि कहा गया है कि ये 50 चाइनीज ऐप जो है खतरनाक है। इसमें पहला नाम टिकटॉक का ही है। उसके बाद वीचैट है, यूसी ब्राउजर है, क्लब फैक्ट्री है, शाइन है, अलग अलग तरीके से है। लेकिन सच क्या है, और क्या वाकई हम इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है और हम सिर्फ तत्काल में, यानी इसकी उम्र बड़ी छोटी होती है, जब तक युद्ध की आशंकाएं हैं उसको लेकर देश के भीतर जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के साथ सरकार अपने आप को खड़ा करना चाहती है, इसलिए इन बातों का जिक्र किया जाता है। और मीडिया इन बातों को देखता परखता नहीं है कि दरअसल जिन बातों का जिक्र सरकार की तरफ से भी हो रहा है, मंत्री भी आके कह रहा है, लेकिन सच क्या है। क्या कहने भर को दिखा देना सच है, या उसके बारे में क्रिटिकल होकर जानकारी हासिल करना सच है। तो हमें लगता है कि आज जरा इस बात को हम परखने की कोशिश करें और उसके साथ एक चीज और परखेंगे। इस देश में सीमा पर लड़ते हुए जो जवान शहीद हुए हैं, उसमें कोई कॉर्पोरेट का बेटा नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं है, कोई पॉलिटिशियंस का बेटा नहीं है। सारे के सारे शहीद हुए सिपाहियों के पिता जो थे वह किसान हैं। और जहां जहां से भी हमने जिक्र करना शुरू किया और जहां जहां से चीजों को निकाला, किसान का बेटा ही सीमा पर मारा गया है, वहीं पर वो शहीद हुआ है। और उसके गांव खेड़े की परिस्थितियों को जब आप टटोलेंगे तो बड़ी न्यूनतम लड़ाई वो लड़ रहा था। उसके पैसे से घर का मकान पक्का हो रहा था, उसका पैसा जो चल कर आता था उसके जरिए पुराने कर्ज चुकाए जा रहे थे। जो पैसा सिपाही का घर तक पहुंचता था उसके जरिए 2 धोती खरीदी जाती थी, 2 जून की रोटी मुहैया हो रही थी। बड़ी न्यूनतम लड़ाई वो लड़ रहा था घर के भीतर में, और देश के लिए सबसे बड़ी लड़ाई सीमा पर लड़ रहा था। आज जिक्र इसका भी होगा, लेकिन जरा सिलसिलेवार तरीके से हमें लगता है कि इस बात को आप समझने की जरूरत है। जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो पहले यह समझ लीजिए, भारत में जितने भी स्मार्टफोन हैं, उस स्मार्टफोन में लगभग 2 लाख करोड़ का एक मार्केट है। उस 2 लाख करोड़ में से 1,44,000 करोड़ यानी लगभग 72% चीन का कब्जा है, चीन का दबदबा है उस मार्केट पे। टेलीविजन जो हमारे यहां आता है उसमें खास तौर से जो स्मार्ट टीवी आता है, स्मार्ट टीवी और टीवी का जो पूरा मार्केट है वो 25,000 करोड़ का है। लेकिन स्मार्ट टीवी का जितना भी बड़ा मार्केट है उसका लगभग 42 से 45% चीनी प्रोडक्ट का कब्जा है। जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स होते हैं वो तकरीबन 12,000 करोड़ का एक मार्केट है। उसमें से चीन का मार्केट जो है वो लगभग 25% यानी 3,000 करोड़ चीन का मार्केट है। चीन का ही प्रोडक्ट है, चीन का ही माल है, चीन का प्रोडक्ट है। जो होम एप्लीकेंसेस आते हैं उसमें लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट है।
उसमें चीन का जो हिस्सा है वो लगभग 5 से 7 करोड़ चीन का हिस्सा है, सिर्फ चीन का। ऑटो कंपोनेंट जो आते हैं उसका मार्केट बड़ा बड़ा है भारत में, लगभग 57 अरब डॉलर, और इस 57 अरब डॉलर में से लगभग 15 अरब डॉलर चीन का मार्केट है। जो सोलर पावर है वो तो पूरी तरीके से चीन के हवाले है, क्योंकि इसका जो मार्केट साइज है वो 37,916 मेगावाट का है। और आपको जानकर हैरत होगी कि 90% हिस्सा ये चीन के मार्केट का हिस्सा है। जो स्टील हमारे यहां होता है उसका जो मार्केट साइज है वह लगभग 108 मीट्रिक टन का है, और उसका लगभग 20% चीन का है। जो फार्मा का सेक्टर है, उस फार्मा के सेक्टर में लगभग 2 अरब डॉलर का मार्केट है, और चीन का हिस्सा उसमें लगभग 1 अरब से ज्यादा का, लगभग 60% हिस्सा चीन के मार्केट का। जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो एक सवाल है, भारत इस दिशा में क्यों नहीं बढ़ पाएगा? मुश्किल यह है कि भारत के पास बजट R&D का होता ही नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत कर नहीं पाता है, सस्ता माल दे पाने की स्थिति में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अभी भी बड़ी कॉस्टली होती है। लेकिन असल सच यह है कि भारत के भीतर में जितनी भी बड़ी तादाद में जिन बातों का जिक्र सरकार अपने तौर पर कर रही है कि जनता इन चीजों को छोड़ दे, संयोग से सरकार के ही तमाम इंस्टीट्यूशंस और खुद सरकार के तमाम महान लोग जो कि इस देश को कानून बनाकर चलाते हैं, वो सभी उन्हीं प्रोडक्ट्स और उन्हीं एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? ये इतना संकट भरा वक्त है और संकट बड़ी परिस्थिति है, क्योंकि जब आप इसके भीतर जाते हैं तो हमको लगता है कि 2-3 चीज समझिए। टिकटॉक की स्थिति यह है कि 1 मिनट से कम का वीडियो डाल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें डाला हुआ है, बाकायदा अपना एक मंच बनाया हुआ और लिखा हुआ है सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, ये उसने लिख रखा है। पबजी मोबाइल जो है जिसमें खेल खेले जाते हैं, जो बैटल किया जाता है और जो तमाम गेम खेली जाती है, टिकटॉक है, पबजी है, हेलो करके एक है। और इतना ही नहीं, जो भारत में जो कॉम स्कैनर होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज को जो स्कैन करता है, वह भी चीन का ही है। जो एक्सटेंडर है, जो शेरलेट है, जो वीमेट है, जो ब्यूटी प्लस है, ये सब चीन का है। इसको किस रूप में हम लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, या किस तरीके से इसके जरिए हम चीन को झटका दे दें, ये एक अबूझ पहेली सी है। ये अबूझ पहेली इसलिए है क्योंकि इसका एक दूसरा सच है। भारत के सामने हमने बार बार जिक्र किया है कितनी बड़ी तादाद में कंपनियां हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, भारत की बड़ी तादाद में कंपनियों के साथ जो कोलैबोरेशंस हैं चीन के कंपनियों के, उसका एक दूसरा हिस्सा जो शेयर मार्केट के भीतर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, वह बीते 6 साल में हद से ज्यादा बढ़ गया। इससे पहले वो नहीं बढ़ा करता था। उसका एक छोटा सा डाटा जरा देखिए और महसूस कीजिएगा आप, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको हम लोग FPI इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो चाइना का जो है, जैसे आप 2019 के दिसंबर तक अगर देखेंगे तो वो 774 करोड़ था दिसंबर 2019 में। सिर्फ उसके बाद आइएगा तो 3 महीने में, यानी वायरस से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने में ये 3257 करोड़ का हो गया। इतना ही नहीं, अगर 2015 की स्थिति में लाइएगा तो 136 करोड़ का था दिसंबर 2015 में FPI, जो चाइना इन्वेस्टमेंट जिसके जरिए कर रहा था, और वो मार्च 2020 में बढ़कर हो गया 3257 करोड़ रुपया। और चीन की कंपनियों ने जो भारत के अलग अलग हिस्सों में 1% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली है, उसमें पिछले दिनों HDFC आपके जहन में आया होगा, HDFC लिमिटेड में 1.1% खरीद लिया है। लेकिन अवंती फीड्स 8.77% चीन की हिस्सेदारी है। कीर्ति इंडस्ट्री 2.29% चीन की हिस्सेदारी है। किंगफ्ला साइंस एंड टेक, इसमें लगभग 6.32% चीन की हिस्सेदारी है, जिसमें ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। अगर 1% से कम पे आएंगे तो 2 बड़ी कंपनियां हैं, उसमें गुजरात इंडस्ट्री पावर, इसमें लगभग 200 शेयर्स हैं, और दूसरा है अल्वेलिक फार्मा जिसमें 3250 शेयर्स चीन के हैं। लेकिन सवाल है कि ये जो FDI भी बढ़ी है, वो FDI पिछले 6 बरस में ही बढ़ी है, यानी 2014 के बाद ही बढ़ी है, यानी देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी हुए उसके बाद ही बढ़ी है। क्योंकि हम आपको एक हिस्सा बता दें कि FDI जो था, अगर आप बीते 14 साल में देखिएगा, यानी सन 2000 से लेकर 2014 तक, तो 1.683 बिलियन डॉलर 1.683 बिलियन डॉलर 14 साल की हिस्सेदारी FDI की रही। लेकिन 14 से के बाद से 20 तक की स्थिति आ गई 5.462 बिलियन डॉलर, इतना और बढ़ गया, और आज की तादाद में 7.145 बिलियन डॉलर है। यानी 6 साल के भीतर में जिस रफ्तार से FDI, जिस रफ्तार से FPI, जिस रफ्तार से चीनी प्रोडक्ट, जिस रफ्तार से भारत सरकार के भी तमाम इंस्टीट्यूशंस उसी के जरिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यह एक अनूठा सच नहीं है, बल्कि इस देश की त्रासदी है।
क्योंकि युद्ध के समय भारत सरकार की तरफ से ही कहा जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि हमें दरअसल चीन को सबक सिखाना है। और देश की जनता में 16 शहरों में आज विरोध प्रदर्शन हुआ है और कुछ जगहों पर कहा गया अब हम हांगकांग मार्केट, जो हांगकांग मार्केट है वो नाम दरअसल बंगाल में है, उसको कहा गया हम इसका नाम बदल देंगे। किसी ने अपने तौर पर कहा, ये पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी का इलाका है वहां पर एक हांगकांग मार्केट है, कहा गया हम नाम बदल देंगे। गुजरात के अहमदाबाद शहर की आपने देखी होगी, टेलीविजन तोड़ा जा रहा है। दिल्ली का जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है उसने कहा कि अब हमारा अभियान नया एक कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं और फिल्मी सितारों से अपील उन्होंने की है कि आप किसी भी हालत में चीनी सामान का विज्ञापन नहीं करें। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल है कि सरकार अपने तौर पर अगर कुछ नहीं करेगी तो शहीद का बेटा भी बोलता है और उसकी पत्नी भी बोलती है चीनी सामान का बायकॉट करो। जनता बायकॉट करेगी तो जनता बायकॉट तब नहीं करेगी या तब करेगी कि जब वो माल के अल्टरनेटिव मार्केट में होगा। एक बात, दूसरी, उसको विदेशी माल है उसको लाने की इजाजत भारत सरकार क्यों दे रही है? अगर इजाजत ही रोक दी जाएगी तो बाजार में माल ही नहीं होगा। लेकिन ये कर पाने की कैपेसिटी में आप नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप सक्षम ही नहीं है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस बात की इजाजत नहीं देती है कि भारत की जनता के कंज्यूमर की जो पॉकेट है उसके अनुकूल आप सामान बना सके। यहां तक कि जो कार भी बनती है, कार जो एसयूवी बन रही है, जो चाइना से एसयूवी बनकर आएगी उसकी कीमत होगी लगभग एवरेज 7 लाख। भारत में जो एसयूवी बनेगी उसकी कीमत होगी 12 लाख। अब 5 लाख का अंतर है, कौन लेगा? टेलीविजन जो स्मार्ट टीवी आ रहा है, एंड्रॉइड टीवी आ रहा है, उसकी कीमत चीन दे रहा है 35,000। भारत के मार्केट में जो टीवी बनेगा एंड्रॉइड टीवी उसकी कीमत होगी लगभग 70,000 और या उससे ज्यादा होगी। ये इतना स्थिति आ गई। करगिल को लेकर भी यह स्थिति लोगों के जहन में बार बार उभरती है। इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता जब तक खुद को नागरिक नहीं मानेगी और एक ऐसा नागरिक नहीं मानेगी जिसकी जिम्मेदारी इस देश को लेकर है, तब तक हमें लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या मायने रखते हैं जब हम इन बातों का जिक्र करते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मार्केट में चीनी पैसा लगातार आ रहा है, चीनी सामान लगातार आ रहा है और इस दौर में बढ़ा है। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। सोचिए कि जो एफडीआई का पैसा था वह 31 मार्च 2014 मनमोहन सिंह जा रहे थे 1.6 बिलियन डॉलर और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 7.1 बिलियन डॉलर, इतना बिलियन डॉलर एफडीआई बढ़ गया। तो इस दौर में क्या चीन के साथ हमारे संबंध तो वाकई प्रगाढ़ होते चले जा रहे थे, लेकिन आज जब रुके तो कैसे रुकेंगे? जो एफपीआई मार्केट था वो बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ के बाद बढ़ते बढ़ते आज की तादाद में 3,257 करोड़ तक पहुंच गया है। यह मार्केट वैल्यू एफपीआई की है। क्या रास्ता है? तो ये एक ओवरऑल तस्वीर निकल कर आती है कि क्या वाकई जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ कही जा रही है और भावनाओं को भुंजाया जा रहा है। यकीन जानिए यही स्थिति आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले